हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनहेलेशन और एक्सपायरेशन के बारे में। सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में क्या मैकेनिज्म चलते हैं जिनकी वजह से हम इनहेल कर पाते हैं, मतलब हमारे लंग्स में हम एयर भर पाते हैं। ठीक है, इनहेल करना इज एक सांस लेना, दैट्स इट। ठीक है, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना। तो क्या मैकेनिज्म्स हैं हमारी बॉडी में जिनकी वजह से हम ये दोनों प्रोसेसेस कर पाते हैं, उसके बारे में आज डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं इन दिस लेक्चर। तो कल के लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में, और एक पॉइंट रह गया था, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आज, फिजियोकेमिकल वाला, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी पाथवे लाइक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होती हैं, फिर उसके बाद नेजल चैम्बर आता है, फिर उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स आती हैं, देन फैरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया फिर ब्रोंकाई में आ जाता है, ब्रोंकाई से फिर 1 डिग्री 2 डिग्री देन हमारे ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ा हमने कि क्या एक हवा को अंदर लाने के लिए क्या एक ट्रैक्ट होता है, मतलब एक क्या हम पूरी की पूरी क्या डायरेक्शन चल रही है, उसके बारे में पढ़ा हम कल के लेक्चर में। ठीक है, तो वो फिजियोकेमिकल वाला पॉइंट था ना, उसका क्या मतलब था, फिजियो एंड केमिकल। केमिकल का मतलब हुआ कि भाई साहब तुम केमिकली जो हम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेस्पायरेशन मतलब हमने बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन की, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मतलब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने फूड को तोड़ा, जो हमारे ग्लूकोज था उसको तोड़ के एनर्जी बनाई, वो तो है क्या केमिकल। बाकी हमने ट्रांसपोर्ट, इनहेल किया, एक्सहेल किया, ठीक है, फिर हमने ट्रांसपोर्ट किया गैसेस का, एक्सचेंज किया गैसेस का, जो वो पार्ट था वो था फिजिकल वाला पार्ट। ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगी, वो फिजिकल वाला पार्ट हो गया। कैसे? बिकॉज वो फिजिकल, सिंपल सी बात है, उसमें कुछ ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह कुछ नहीं हो रही है। फिजियोकेमिकल हमारी, जैसे कि इनहेलेशन है, तो इनहेलेशन में आपकी बॉडी की एनर्जी यूज होती है। ठीक है, एक्सहेलेशन में नहीं होती, अभी पढ़ेंगे आज कैसे। इनहेलेशन जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी की एनर्जी यूज होती है, फिजिकल प्रोसेसेस है ये, एक्सचेंज करना गैसेस का, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, केमिकल प्रोसेस क्या हुई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना, वो हुई हमारी केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अब आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो एल्वियोली और लंग्स बचे हैं, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद कंबाइंड डीपीपी मिल जाएगी आज के लेक्चर के साथ। ठीक है, कल के लेक्चर में इतना हुआ नहीं था डीपीपी वाला, तो आज कंबाइंड लेक्चर के साथ डीपीपी मिल जाएगी। डन। एल्वियोली हम पहुंच गए थे एल्वियोली पर, बट एक बात मैं और बताना चाहूँगी, मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे कौन से ब्रोंकियल हुए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जैसे था 1 डिग्री ब्रोंकाई, 2 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद क्या आ रहे हैं, एक और डिवीजन हो रही है इनमें, दैट इज योर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, दैट इज योर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद तुम्हारी आ रही है एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ रही है, हाँ जी, उसके बाद क्या आती है, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, फिर एल्वियोली। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, हाँ जी, बलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोली। तो ये क्या है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। कल का डायग्राम थोड़ा सा सही कर लेना बस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, वैसे इसके बिना भी काम चल जाता, बट एक पॉइंट है उसको समझाने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, इसीलिए। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये। ठीक है, और ये क्या है, हमारी एल्वियोलर डक्ट। क्या हुई, एल्वियोलर डक्ट, और ये हमारी प्यारी प्यारी एल्वियोली, यही तो सब काम कर रही है। ठीक है, और वो फिजियोकेमिकल वाले पॉइंट में भी, जो फिजियोकेमिकल वाला पॉइंट था उस पर भी लिख लो। चलो, फिजियो का मतलब क्या हुआ, जो हमने ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग हुई एक तो, और एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, ये तो आ गया फिजिकल काम में। ठीक है, ये तो आ गया फिजिकली काम में। ठीक है, केमिकल में क्या हुआ, जो हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन किया, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन किया, वो केमिकल में आया। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, डन।
चलो वापस चलते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एल्वियोली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एल्वियोली कहते हैं टिनी बलून लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात है, बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्राइमरी साइट है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन ली हमने और CO2 वापस दी, ठीक है, कि भाई बाहर निकाल दो, ये तो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है। डन। ईच लंग हैज़ मिलियंस ऑफ एल्वियोली, बोला जाता है कि 300 मिलियन समथिंग इतनी एल्वियोली प्रेजेंट होती है एक लंग में, तो 300 मिलियन, ठीक है। तो ईच लंग हैज़ मिलियंस ऑफ एल्वियोली, ठीक है जी, ओके। वॉल्स ऑफ ईच एल्वियोलस, एल्वियोलस बेसिकली एक एल्वियोलस, सिंपल सी बात है, सिंगल के लिए हम एल्वियोलस यूज़ कर रहे हैं। तो थिन मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, हमने पहले ही पढ़ा था कि एल्वियोली में, जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एल्वियोली में स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम का काम ही क्या है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है जो कि डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में, ऐसे कामों में काम कर रही है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिफ्यूजन हो रही है, तो हमें स्क्वैमस एपिथेलियल सेल चाहिए टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डन। क्या है, टिनी बलून लाइक स्ट्रक्चर है, प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ईच लंग हैज़ मिलियंस ऑफ एल्वियोली, वॉल्स ऑफ ईच एल्वियोलस थिन मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल। थिन है कि भाई, सिंपल सी बात है, थिन ही होगा क्योंकि हमें डिफ्यूजन करवानी है, तो मोटी मेम्ब्रेन नहीं बना सकते हैं, प्रोटेक्शन नहीं करना है, सिंपल डिफ्यूजन करवाना है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए, CO2 को बाहर भेजने के लिए पतली सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वैमस जो है परफेक्ट है इसके लिए। डन। फिर क्या है, अब ये डायग्राम देखो, ये हमारी प्यारी प्यारी एल्वियोली है, ठीक है। ये क्या हुई, कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, जहाँ से हम ऑक्सीजन इसको दे देंगे और CO2 इसको दे देंगे और इसको कहेंगे चलो बाहर निकाल दो इसको, ठीक है, उसी पाथवे के थ्रू। तो एल्वियोली के अंदर देखो, अब कहते हैं कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, 3 होती हैं। 3 कैसे हुई, इधर देखो, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। 3 मेजर लेयर्स कैसे, 3 मेजर लेयर। सबसे पहले हुई स्क्वैमस, एल्वियोली की जो कवरिंग है, अंदर की कवरिंग है जिसको लाइनिंग बोल रहे हैं, एल्वियोली की लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है एल्वियोली की कवरिंग पर, ठीक है। और जो ये हमारी कैपिलरी है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, ठीक है, एक तरीके की ब्लड वेसल ही है कैपिलरी, तो इसको एंडोथीलियम बोला गया है, ठीक है। तो एंडोथीलियम की लाइनिंग बेसिकली स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि ब्लड वेसल्स पर प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज पर प्रेजेंट होती है, उनको बोला जाता है एंडोथीलियम, ठीक है। तो ये एंडोथीलियम हुई एक, और इन दोनों के बीच के कनेक्शन में है बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है। सिंपल सी बात है, बेसमेंट सब्सटेंस क्या करेगा, इन दोनों को कनेक्ट करके रखेगा, जैसे कि, ठीक है। तो बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है। हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, वैसा ही है बेसमेंट सब्सटेंस, लाइक पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ, ठीक है, वैसा ही है हमारा बेसमेंट सब्सटेंस। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट है एल्वियोली की इनर लाइनिंग पर, ठीक है जी। क्यों, डिफ्यूजन करवानी है तो इसलिए स्क्वैमस एपिथेलियम है। फिर ये है बेसमेंट सब्सटेंस, तो इन दोनों को कनेक्शन में रख रहा है भाई साहब कि आओ तुम O2 लेकर, मैं तुम्हें CO2 दिलवाऊंगा, किसके थ्रू, इस बेसमेंट सब्सटेंस के थ्रू। डन। फिर हमारे पास ये कैपिलरी है, हाँ जी, ये हमारे पास कैपिलरी है जिसके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम ही लगी हुई है, पर स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स कैपिलरीज, इनको क्या बोला गया है, एंडोथीलियम, तो इसको अलग से हमने एंडोथीलियम बोल दिया है स्क्वैमस एपिथेलियम ही। डन। थिकनेस बोला गया है लेस देन 1 मिलीमीटर, सिंपल सी बात है, हमें इतनी पतली रखनी पड़ेगी कि डिफ्यूज़ करवा सके अच्छे से गैसेस। तो यहाँ ऑक्सीजन देनी है, तो यहाँ अगर मुझे CO2 देनी है वापस, और यहाँ से ऑक्सीजन लानी है। डन। तो इसीलिए हमें इतना थिन रखना पड़ेगा, लेस देन 1 मिलीमीटर बोला गया है, तो लेस देन 1 मिलीमीटर रखनी पड़ेगी हमें हमारी थिकनेस एल्वियोली की, ठीक है, क्लियर, ओके। सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। जो डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है। द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, जो एल्वियोली की स्क्वैमस एपिथेलियम है वो, द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, जो कैपिलरी हैं, ठीक है, उसकी, एंड द बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, दोनों की जो बीच की बेसमेंट सब्सटेंस है
उनका उसकी, ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनी हुई है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, देन हमारी जो कैपिलरी की है एंडोथेलियम, मतलब जो उसकी वो है कैपिलरी की बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन, देन जो बेसमेंट सब्सटेंस है जो उनको कनेक्ट कर रहा है उनको बोला गया है बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। ओके, तो एल्वियोली क्या होती है, प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, डन। ओके, ठीक है। फिर आता है एक मेजर चीज विच इज योर कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। अब कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट ये क्या भला है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। देखो नाम से ही समझ आ रहा होगा, कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट मतलब कुछ ना कुछ कंडक्ट करवा रहा है, कुछ ना कुछ आगे भेज रहा है, ठीक है। एक रास्ता है कंडक्ट करवाने के लिए, कुछ ना कुछ भेजने के लिए, ठीक है। तो वो कंडक्टिंग पार्ट बोला गया है। एक्सचेंज पार्ट क्या, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करवा रहा है, ठीक है। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या हुआ, बेसिकली हमारी जो एयर है, बाहर से तो एयर ही आ रही है, तो एयर को मुझे एल्वियोली तक भेजना है। क्यों, सिंपल सी बात है, वहीं पे एक्सचेंज होगी गैसेस थी, तो इसीलिए उसको बोला गया है कंडक्टिंग पार्ट। जो भी पार्ट्स आएंगे, जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं वो आएंगे, उसके बीच में उसको बोलेंगे हम कंडक्टिंग पार्ट के ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि जो भी चीज़ें आई, जैसे कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स में हवा आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेजल कैविटी है, फिर इंटरनल नोस्ट्रल्स हैं, फिर उसके बाद फेरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स आएगा, फिर ट्रैकिया आएगी, ठीक है जी। फिर ट्रैकिया आएगी, उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, या देखो ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल नेयर्स नोस्ट्रल्स टू टर्मिनल ब्रोंकाइज, ठीक, ब्रोंक्यूल्स, ओके। तो उसके बाद हमारे पास 1 डिग्री ब्रोंकाई, 2 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हम कंडक्ट करवा रहे हैं हवा को, अभी कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है, सिंपल। अब क्यों बनाया गया है ये पाथवे, क्योंकि अब सिंपल सी बात, हम गंदी हवा तो ले नहीं सकते अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा कि साफ़ करना है हवा को, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया है। जो हमारे नोज़ में हेयर प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्यों है वो, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है, जो हमारे पास हवा आई है उसको बॉडी टेम्परेचर तक भी तो लाना है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे होनी चाहिए हवा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारी जो हवा है वार्म्स एंड मॉइस्टन्स इनकमिंग एयर एंड इट ब्रिंग्स टू द बॉडी टेम्परेचर, उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाओ। नेजल कैविटी एंड ट्रैकिया का काम है ये, नेजल कैविटी में, ठीक है। नेजल कैविटी जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैवल करेगी, जो एयर आ रही है वो अपने आप बॉडी टेम्परेचर तक आ जाएगी, सिंपल सी बात है, धीरे धीरे ट्रैवल करेगी। तो इसीलिए हमने ये कंडक्टिंग पाथवे बनाया है। अगर सीधा ही आ जाती, ना तो उसकी फिल्ट्रेशन होती, गंदी हवा आ रही है अंदर, ना ही तो उसका मतलब बेसिकली बॉडी टेम्परेचर तक आती, ना ही वो मॉइस्ट सी होती। मान लो बहुत ही ऐसे कठोर सी हवा, ऐसे कैसे बोलूँ मैं यार, मॉइस्ट करना है उसको, ऐसा मतलब हमारी बॉडी में एक्सेप्ट हो जाए, वैसी बॉडी टेम्परेचर तक लाना है उसको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मुझे हवा को वार्म एंड मॉइस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वार्म एंड मॉइस्ट इनकमिंग एयर एंड ब्रिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है जी। नेजल कैविटी एंड ट्रैकिया, नेजल कैविटी क्या, देखो सिंपल सी बात है, जितना जितना पाथवे बढ़ेगा उतना आराम से वो हमारी वार्म और मॉइस्ट होती जाएगी, ठीक है। फिल्टर एयर्स थ्रू म्यूकस एंड हेयर, सिंपल सी बात है, जो म्यूकस है, जो हेयर है नेजल कैविटी, उससे फिल्ट्रेशन होगी, सीलिएटेड एपिथेलियम की वजह से वो नीचे जाएगी हवा, ठीक है जी। तो फिल्टर एयर्स थ्रू म्यूकस एंड हेयर, म्यूकस से चिपक जाएंगे जो गंदे पार्टिकल्स होंगे, जो हेयर है उसकी मदद से चिपक जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल नेयर्स मतलब नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट होता है या कंडक्टिंग जोन होता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है conducts air to the site of gas exchange but doesn't participate in gases exchange, warms and moisten incoming air and bring it to the body temperature like nasal cavity and trachea काम कर रहे हैं। filter airs through mucus and hair in nasal cavity, external nostrils to terminal bronchioles, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कहाँ पर हो रहा है, एल्वियोली पर हो रहा है, ठीक है। अब एक्सचेंज पार्ट रेस्पिरेटरी जोन बोला गया है, सिंपल सी बात है, रेस्पिरेटरी जोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ऑक्सीजन चाहिए फॉर द रेस्पिरेशन, तो यहाँ से आ रही है ऑक्सीजन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, वेयर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज अकर्स। अब इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आएगा, इसीलिए ये पढ़ाया, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आएगा, एल्वियोलर डक्ट आ गई, एल्वियोली आ गई, ये है एक्सचेंज पार्ट,
यहाँ से हवा का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। डन। तो साइट वेयर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज अकर्स, मतलब ऑक्सीजन आएगी हमारी बॉडी में, CO2 जाएगी एल्वियोली को वापस, एल्वियोली से वापस जाकर फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल से एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स तक बाहर छोड़ना है उस हवा को। ठीक है जी। तो ये हो गया एक्सचेंज पार्ट के बारे में। डन। कौन सी इसमें चीज़ें आई? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आए, एल्वियोलर डक्ट आई, एल्वियोली आई। ठीक है जी, ये चीज़ें आई जिसकी मदद से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। डन। अब लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एल्वियोली किसके अंदर सिचुएटेड है? लंग्स के अंदर। अब लंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जितना हमें जानना है उतना जानते हैं। ठीक है, तो ईच लंग इज इनक्लोज इन अ डबल लेयर प्लूरा। जो हमारी लंग है हमारा, उसके डबल लेयर है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लूरा वर्ड यूज़ किया गया है लंग्स की जो कवरिंग है उसके लिए। ठीक है, तो प्लूरा बोला गया है उसको। डन। तो ईच लंग इज इनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड प्लूरा। आउटर पेराइटल प्लूरा, आउटर पेराइटल प्लूरा अटैच टू द थोरेसिक वॉल। ठीक है, पेराइटल प्लूरा बोले तो जो आउटर कवरिंग है, लेयर जो आउटर कवरिंग है उसको बोला गया पेराइटल प्लूरा। ठीक है, पेराइटल प्लूरा अटैच टू द थोरेसिक वॉल। थोरेसिक क्या होता है? सिंपल सी बात है। अगर सबसे पहले थोरेसिक चैम्बर के बारे में पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। हाँ, थोरेसिक केज या रिब केज, रिब्स के बारे में सबने सुना होगा। तो रिब एक केज बनाता है। देखो यहाँ ना एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बोन होती है जिसको बोला गया है स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? वेंट्रल। ये जो चीज़ होती है ये वेंट्रल होती है, पीछे वाली डॉर्सल होती है। पीछे डॉर्सल, यहाँ ये पूरा वेंट्रल होता है, आगे की साइड वेंट्रल होता है। ठीक है जी, इसको बोला गया है वेंट्रल। जो ये पूरा बॉडी सर्फेस है इसको बोलते हैं वेंट्रल। पीछे वाले बॉडी सर्फेस को क्या बोला गया है? डॉर्सल। ठीक है, तो अब जो रिब्स हैं वो तो साइड वाइज प्रेजेंट है ना, साइड पे प्रेजेंट होती हैं रिब्स। तो अब सिर्फ यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट भी करना पड़ेगा। ये रिब्स हैं हमारे पास, कितनी होती हैं? 12। ठीक है, तो 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, 12 यहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें कनेक्शन भी करना पड़ेगा रिब्स का। तो रिब्स को कनेक्ट करने के लिए होता है स्टर्नम। आगे की साइड से स्टर्नम कनेक्ट करता है रिब्स को। ठीक है, स्टर्नम वेंट्रली, यहाँ से एक ऐसे बोन होती है और ये रिब्स को ऐसे कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, रिब्स क्या होती हैं? साइड वाइज होती हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली, अब पीछे से कहाँ कनेक्टेड होती है रिब्स? पीछे से कहाँ कनेक्टेड होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम पता है सबको, 26 वर्टिब्रीज होती हैं उसमें। ठीक है जी, तो वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम इज लाइक हमारी जो पीछे से रिब्स को कनेक्ट कर रहा है। डन। तो पीछे से रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। डन। डॉर्सली क्यों बोला गया? क्योंकि पीछे से कनेक्टेड है और आगे से यहाँ बोन होती है स्टर्नम, जिससे हमारी रिब्स कनेक्टेड होती है। रुको, हाँ इस डायग्राम से पता लग जाएगा। देखो ये हमारा स्टर्नम हो गया, यहाँ से तुम्हारी रिब्स कनेक्टेड है। ठीक है, और पीछे जाकर तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड हो जाएंगी। उसके लिए भी डायग्राम लाती हूँ मेरे को, 1 मिनट। देखो यहाँ पर, देखो ये तुम्हारी ये है रिब्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज से स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। ये तो बाद की बात है, अभी हम इतना जान रहे हैं कि रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो आगे से ये बोन है जिसको हमने स्टर्नम बोला है, यहाँ पर स्टर्नम प्रेजेंट है। ठीक है, ये कार्टिलेज की मदद से रिब से प्रेजेंट होती है। और पीछे कहाँ जा रही है? यहाँ पे देख रहे हो तुम, पीछे ये कहाँ जा रही है? जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उससे कनेक्टेड हो रही है। तो उसको पूरे के बोलते हैं थोरेसिक केज। केज कैसे? स्टर्नम वेंट्रली, वेंट्रल जो हमारे बॉडी सर्फेस है वहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है जो रिब से कनेक्टेड है आगे से। रिब्स लेटरली प्रेजेंट है, साइड वाइज क्या कर रही हैं? जो हमारे लंग्स हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी। वर्टिब्रल कॉलम पीछे से डॉर्सली किससे कनेक्टेड है? हमारी रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर क्या होता है? थोरेसिक केज तो हो गया कि रिब्स हैं स्टर्नम से कनेक्टेड है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। ठीक है, साथ में डायफ्राम भी लगा दो। डायफ्राम सबको पता होगा, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। डायफ्राम इज लाइक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स को सपोर्ट करने के लिए। लंग्स को सपोर्ट करने के लिए एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में काम करता है। ठीक है, तो रिलैक्स कॉन्ट्रास्ट करके डायफ्राम। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले ईच लंग इज इनक्लोज इन अ डबल लेयर प्लूरा, आउटर पेराइटल प्लूरा अटैच टू द थोरेसिक वॉल। जो थोरेसिक वॉल है उससे कनेक्टेड होगी, सिंपल सी बात है। इनर विसरल प्लूरा कवर्स द लंग सरफेस, अंदर की जो अंदर होगा लंग्स के विसरल प्लूरा, तो वो अंदर के सरफेस से कनेक्टेड होगी, सिंपल सी बात है। प्लूरल कैविटी क्या हुई? दोनों लेयर्स हैं, ये पेराइटल प्लूरा है, ये विसरल प्लूरा है। इनके बीच की कैविटी को, इनके बीच की खाली जगह को क्या बोला गया है?
प्लूरल कैविटी, कैविटी क्या होती है? खाली जगह होती है। तो स्पेस बिटवीन द टू प्लूरा, पैरेटल प्लूरा बेसिलर प्लूरा के बीच की स्पेस को क्या बोला गया है? प्लूरल कैविटी। ठीक है, तो ये प्लूरा वर्ड हम यूज किसके लिए कर रहे हैं? लंग्स के लिए कर रहे हैं। डन। प्लूरल फ्लूइड क्या हुआ? इन दोनों के बीच में जो कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, एक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको बोल रहे हैं प्लूरल फ्लूइड। रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स की मूवमेंट होती है। सिंपल सी बात है, जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स बाहर की तरफ जाएंगे, जब हम एक्सहेल करेंगे तो लंग्स अंदर की तरफ आएंगे, तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन इज लाइक रफनेस, एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन इज लाइक दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे मेम्ब्रेन्स, बट ऐसा नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा? प्लूरल फ्लूइड नहीं होने देगा। ठीक है, फ्रिक्शन घिसाव नहीं होने देगा उनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे ना घिस जाएं, तो इसीलिए हम प्लूरल फ्लूइड भर के रखते हैं उनके अंदर। डन। तो प्लूरल कैविटी, स्पेस बिटवीन द टू प्लूरा कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड, रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के जब हमारे लंग्स बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? प्लूरा पर भी पड़ेगा। तो जो राइट लंग है, अब राइट लंग है और लेफ्ट लंग है, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। किस तरीके के डिफरेंसेस हैं? ठीक है, राइट लंग स्लाइटली अबव अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये राइट लंग है तुम्हारा, यहाँ इधर देखो, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ठीक है, तो राइट लंग थोड़ा सा ऊपर दिखेगा तुम्हें। ठीक है, और बिग एंड हैवी भी, मतलब जो राइट लंग है तुम्हारा वो बड़ा है और भारी है। ठीक है, लेफ्ट लंग क्या है? लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे है, उसके बारे में भी बात करते हैं क्यों है ये सब कुछ। स्मॉलर एंड लाइट वेट। ठीक है, राइट लंग छोटा है पर बड़ा और हैवी है। ठीक है, और लेफ्ट लंग है जो वो लंबा है। ठीक है जी। कार्डियक नोच नहीं प्रेजेंट होता है, कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कार्डियक नोच क्या होता है। देखो यार, तुम्हारा हार्ट कौन सी साइड प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट लंग कहाँ होगा? लेफ्ट साइड ही प्रेजेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड होता है। देख रहे हो यहाँ पे, जो हार्ट है वो सीधा प्रेजेंट थोड़ी होता है इस तरीके से, हार्ट टिल्टेड होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हार्ट टिल्टेड है तो हमें ऐसा एक जगह चाहिए होगी उसको रखने के लिए कि भाई साहब लेफ्ट लंग के अंदर घुस थोड़ी जाएगा वो। ठीक है, तो लेफ्ट लंग के अंदर एक ऐसा नॉच बना देंगे, एक ऐसे मतलब गड्ढा सा रख देंगे कि भाई साहब जो हमारा हार्ट है यहाँ पर अच्छे से पैक हो जाए, मतलब अच्छे से पूरा आ जाए। ठीक है, तो हार्ट क्योंकि हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड होता है तो इसीलिए लेफ्ट लंग के पास कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है। कार्डियक नोच इज लाइक, ये देखो, ये हमारा हार्ट है तो थोड़ा सा इधर तरफ टिल्टेड है, इधर तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है हमारा हार्ट, तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट लंग का जो शेप है, अपीयरेंस है, वो इस तरीके का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट की वजह से। हार्ट सीधा नहीं है। ठीक है, हार्ट सीधा नहीं है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारा जो जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस साइड। तो लेफ्ट लंग के अंदर थोड़ा सा ऐसे अपीयरेंस इस तरीके से रखनी पड़ती है कि जो हमारा हार्ट है वो पूरा आ जाए वहाँ पर। ठीक है जी, तो ये राइट लंग है। डन। तो ये होता है कार्डियक नोच। अगर यहाँ से अच्छे से देखें तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, लंग जो हमारा हार्ट के लिए। डन। ओके, तो कार्डियक नोच नहीं होता है राइट लंग में। राइट लंग में क्यों ही होगा? यहाँ थोड़ी याद। कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग में। ठीक है, टू फिशर्स। फिशर्स इज लाइक डिविजन ऑफ लंग। डिविजन होते हैं लंग्स में। ठीक है, इधर देखो, ये तुम्हें दिख रहे होंगे, दैट इज योर फिशर्स। ठीक है जी, तो इस तरीके के फिशर्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। ठीक है, तो डिविजन्स होते हैं, एक हो गया ओब्लिक और एक हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ओब्लिकली प्रेजेंट होगा, मतलब डाउनवर्ड्स प्रेजेंट होगा, और एक होगा हॉरिजॉन्टली फिशर। तो जो राइट लंग है उसमें दोनों ही फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 2 फिशर्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसके अंदर ऑब्लिक फिशर ही प्रेजेंट होता है, डाउनवर्ड इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट नहीं होता है। डन। ठीक है, तो ये फिशर्स होते हैं, डिविजन्स ऑफ लंग्स को बोला जाता है फिशर्स। ठीक है जी, चलो इतना ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं। थोरेसिक चैम्बर पड़ा, थोरेसिक केज प्लस डायफ्राम को बोलते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही प्यारा सा पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज लाइक इनहेल कैसे करते हैं, एक्सहेल कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं ब्रीदिंग में। मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग बोले तो कुछ ना कुछ ऐसी मसल्स होंगी जो ब्रीदिंग में हेल्प कर रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला डायफ्राम, मेनली डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। डायफ्राम इज लाइक लंग्स के नीचे डोम शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि लंग्स को सपोर्ट कर रहा है या इनहेल करने में, एक्सहेल करने में मदद करेगा। अगर डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, अगर डायफ्राम ऐसे प्रेजेंट है,
ठीक है। अगर वो फ्लैट हो जाएगा तो लंग्स खुल जाएंगे, ऐसे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हवा भर सकते हैं, तो मतलब इनहेल करने में काम करेगा। अगर वो दोबारा अपनी शेप पर आ गया, ऐसे था दोबारा अपनी शेप पर आ गया, तो एक्सहेल करने में लंग्स दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे, मतलब वैसे थे जैसे पड़े थे, थोड़े छोटे हो जाएंगे और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा लंग्स में और बाहर हवा छोड़ देंगे, ठीक है। तो डायफ्राम इज लाइक डायफ्राम जो हमारा फ्लैट होकर और डोम शेप होकर रिलैक्स होकर कॉन्ट्रैक्ट होकर दोबारा काम करेगा। इंटरनल को इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुई, इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। देखो इधर देखो, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये देखो जो हमारी रिब्स हैं इसके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो हमारी रिब्स हैं इसके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रीदिंग में काम करती हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में काम कैसे, जो सबसे भारी तरीके की मसल है, बाहर मतलब बाहर है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, फिर उसके जो अंदर है उसको बोला गया है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सिंपल सी बात है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो उसको बोल दिया एक्सटर्नल वाली इंटरकोस्टल मसल्स, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसको बोल दिया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और उसके बाद इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स भी आ जाती हैं, वो इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो काम आएंगी हमारे, ये भी काम आएंगी, नॉट इन एनसीईआरटी बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो काम आएंगी नॉर्मल ब्रीदिंग में, फोर्सफुल ब्रीदिंग में कौन सी आएंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम आएंगी। चलो अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही हूँ तो ये वाली काम आएंगी, ठीक है। फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या हुई, जैसे हम नॉर्मल कर रहे हैं, बैठी हुए नॉर्मल, तो जो भी नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल हो रहा है दैट इज और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करेंगी, ठीक है। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या है कि फोर्सफुली मुझे एक्सपायर करना है, फोर्सफुली बाहर हवा छोड़नी है, ठीक है, तो उसमें आएंगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं तो वो क्या किसमें काम आएंगी, नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, ओके। देन हमारे पास है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि फोर्सफुल में काम आएंगी, फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स फोर्सफुल करना है तो और अंदर जाना पड़ेगा। अभी सिंपल सी बात है, अगर एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है तो बाहर की मसल से काम चल जाएगा, जो हमारी रिब्स की बाहर की मसल्स है दैट इज और एक्सटर्नल वाली, क्योंकि नॉर्मल ही एक्सपायर करना है, नॉर्मली इंस्पायर करना है, ठीक है। बट अगर मुझे फोर्सफुली एक्सपायर और इंस्पायर करना है तो ऑब्वियसली अंदर की मसल्स को भी काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। चलो हाँ जी, अब ये थोड़े बहुत काम है। पार्शियल प्रेशर पता होगा सबको, एक इंडिविजुअल गैस का, मान लो एक बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, उसके अंदर एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कितना है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये भी बात पता होगी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर एक जगह पर वॉल्यूम बढ़ गई है तब उस जगह का प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। ये साइंस केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो इसी के फिनोमिना से, इसी की मदद से हम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से ही हम सॉल्व कर रहे होंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का जो भी काम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mmHg, 760 mmHg होता है। mmHg इज लाइक यूनिट है प्रेशर को मेजर करने के लिए, मर्करी यूज़ करते हैं mmHg, ठीक है। तो इनसाइड प्रेशर इज लो, अब अंदर का प्रेशर कम है, ठीक है। अब ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, इनहेलेशन के लिए बात कर रहे हैं। इनहेलेशन के लिए क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, इनसाइड प्रेशर इज लो, यहाँ बात कर रहे हैं हम इनहेलेशन के लिए, ठीक है, इनहेलेशन के लिए बात कर रहे हैं। क्यों, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 760 mmHg, अंदर का प्रेशर कम है। हर एक चीज़ की, हर एक गैस की, हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाना पसंद करेगी गैस। तो सिंपल सी बात है, इनहेलेशन में क्या होगा, जो बाहर की गैस है उसका प्रेशर ज़्यादा है, 760 mmHg है, ज़्यादा है प्रेशर, और अंदर का प्रेशर कम है। तो जो इनहेलेशन में जो हमारी ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन है, वो अंदर आना पसंद करेगी, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। उसी तरीके से सिंपल सी बात है, तो डिफ्यूजन इज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना पसंद करेगी हमारी गैस, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होगा, चलो बात करते हैं। हाँ, इंस्पायरेशन, दो चीज़ें काम आ रही हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स डाउनवर्ड। सिंपल सी बात है, अब लंग्स में हवा भरनी है
तो हवा भरने के लिए हमें लंग्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है जी के जितने नॉर्मल पड़े थे उससे बड़ा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अच्छे से खोलना पड़ेगा लंग्स को, जितनी हवा भरनी है मैक्सिमम हवा अंदर आ चुके क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब डायफ्राम नॉर्मली ऐसी स्टेट में प्रेजेंट होता है, अब उसको फ्लैट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो ऊपर लंग्स है उसको बड़ा करना है, जैसे उसको हवा भरनी है उसके अंदर, ठीक है। तो जो हमारे लंग्स हैं उसको बड़ा करने के लिए, मतलब बड़ा नहीं, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर मैक्सिमम हवा भरने के लिए हमें डायफ्राम को फ्लैट करना पड़ेगा कि ऊपर लंग्स अच्छे से हवा भर सके, ठीक है। समझ रहे होगे इस बात को। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब अपनी स्टेट से खिंच कर फ्लैट हो जाता है, डाउनवर्ड्स ही जाएगा, सिंपल सी बात है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। ऊपर ऐसे प्रेजेंट था, वो नीचे हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात करते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इस तरीके था तो ऐसे हो गया वो, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स डाउनवर्ड। एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ऐसे था, ऐसे हो गया, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, एंटीरियर ऊपर, पोस्टीरियर नीचे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से बांध सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या कर रही हैं? अब जब हम इनहेलेशन करते हैं तो तुम्हारी जो चेस्ट है आगे जाती है, ठीक है। जो चेस्ट है आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। आउटवर्ड्स मूव करती है, सिंपल सी बात है, इधर मूव करती है, ठीक है जी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिंपल सी बात है, वो इस तरीके से रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर आगे जाएंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, ऊपर की तरफ खींचेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, पीछे से हम आगे जा रहे हैं, डोर्सोवेंट्रली, ठीक है। डोर्सोवेंट्रली, पहले पीछे थी मसल्स, वो आगे चली गई हैं डोर्सोवेंट्रली, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो हमारी ये थी, मान लो इसके बीच में कहाँ गया वो डायग्राम, हाँ, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी यहीं प्रेजेंट थी, मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, वो आगे गई, वेंट्रली गई, ठीक है, पीछे से आगे गई, तो डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? पीछे के बॉडी सर्फेस के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये हाथ यहाँ है, पीछे है, तो मैं इसको आगे ले गई, यही हुआ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में। किस तरीके से हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसकी, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से ये कॉन्ट्रैक्ट होकर आगे चली गई, ठीक है जी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, खिंची, और खिंचने से वो आगे चली गई। रिब केज साइड ऐसे थोड़ी जाएगा, रिब केज इस तरीके से ही जाएगा, तो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, तो रिब्स आगे, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो आगे चली गई, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें इंस्पायरेशन करनी है, इनहेलेशन करनी है, तो प्रेशर चेंज करके नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी है। प्रेशर चेंज करके नहीं रखेंगे, हिंदी में लिख सकते हो तुम्हारी नोटबुक में, प्रेशर चेंज नहीं करेंगे हम, वॉल्यूम चेंज करके प्रेशर को बदलाएंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट अगर हम बात करें तो वॉल्यूम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट क्या करेंगे? प्रेशर चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी लेटरली एंड डोर्सोवेंट्रली, मतलब हमने क्या किया, देखो, जैसे कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया। देखो, बाहर का प्रेशर क्या है? बाहर का प्रेशर क्या है? ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अंदर का प्रेशर क्या कर रखना है? कम रखना है। अगर प्रेशर आउटसाइड ज़्यादा है तो प्रेशर इनसाइड कम रखना पड़ेगा, तभी तो हवा बाहर से अंदर आएगी, ठीक है, इनहेलेशन के लिए। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि हम डायरेक्ट प्रेशर पे काम नहीं कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? अगर प्रेशर को कम करना है तो इसका मतलब वॉल्यूम को बढ़ा दो, ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम को बढ़ा दो, ठीक है। प्रेशर को कम करना है, वॉल्यूम को बढ़ा दो। वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएंगे? लंग्स को पूरा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करवा दो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होंगे? लंग्स अपने अच्छे से ऐसे स्टेट में कब आएंगे? जब हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, वरना डायफ्राम ऐसे उसको पकड़ के बैठाएगी, भाई साहब तुम लंग्स ऐसे रहो, फ्लैट हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम बढ़ गई है लंग्स की, मतलब प्रेशर कम हो गया है, तो प्रेशर कम हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गई है, तो प्रेशर आउटसाइड से अंदर आ जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इनडायरेक्टली बात करें, हमने प्रेशर को कम किया है अंदर के, जो हमारा थोरेसिक प्रेशर है, बेसिकली ये हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक केज है, चैम्बर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सभी मिलकर, सिंपल सी बात है, अगर इसमें चेंज आया तो ही तो हमारे लंग्स में चेंज आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम को बढ़ा के हमने प्रेशर को कम करवा दिया है। तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी लेटरली बोले तो रिब से, जो हमने रिब से क्या किया है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और डोर्सोवेंट्रली, बाहर की तरफ निकले हैं रब्स। जब इनहेल करोगे तुम अपने यहाँ पर हाथ लगा के देखना, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, डोर्सोवेंट्रली, पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी।
तो डायफ्राम ने क्या किया, इस तरीके से था डायफ्राम, ये फ्लैट हो गया। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ने क्या किया, इस तरीके से प्रेजेंट थी, आगे की तरफ बढ़ गई। ठीक है जी, फिर हमारी लंग्स के अंदर हवा भर गई है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर आ गई है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है बेसिकली, एक्टिव प्रोसेस का मतलब है इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो ओके। इनहेलेशन का टाइम पीरियड क्या है, 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड में हम इनहेल करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम टाइम पीरियड है, 0.2 सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हुआ इनहेलेशन का मैकेनिज्म। अब आते हैं एक्सपायरेशन। वैसे तो तुम खुद ही अब कर लोगे क्या होगा एक्सपायरेशन में, बट स्टिल डायफ्राम अपनी जगह पर। अब देखो, पहले वही समझते हैं कैसे होगा। अब मुझे बाहर भेजनी है हवा को, प्रेशर का ही काम लेंगे, तो जो प्रेशर इनसाइड है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, और ज़्यादा होता भी है। प्रेशर इनसाइड है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। एरो का मतलब है इंक्रीज एंड डिक्रीज, अगर नीचे की एरो बनाऊंगी तो वो डिक्रीज का, और प्रेशर आउटसाइड कम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड ज़्यादा रखने के लिए मुझे जो वॉल्यूम इनसाइड है, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैं प्रेशर को नहीं छेड़ सकती, मैं वॉल्यूम से काम कर सकती हूँ, तो इनडायरेक्टली प्रेशर को छेड़ूंगी मैं। कैसे छेड़ूंगी, वॉल्यूम को ज़्यादा करके, वॉल्यूम को ज़्यादा करके, सॉरी वॉल्यूम को कम करके, वॉल्यूम को कम करके प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये हवा बाहर निकल जाएगी। डन। ठीक है, तो हाँ जी, तो डायफ्राम कहाँ था, फ्लैट हो गया था, अब वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। दोबारा जगह पर आने का क्या मतलब है, जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ऐसे थे लंग्स, अब वो ऊपर चले गए दोबारा से ऊपर क्यों चले गए, क्योंकि डायफ्राम अपनी जगह पर वापस आना चाहता है, तो लंग्स को भी अपनी जगह पर वापस आना पड़ेगा। तो रिलैक्सेस एंड बिकम डोम शेप अगेन। डोम शेप होता है डायफ्राम, तो दोबारा से डोम शेप बन जाएगा। पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे था और ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होंगी, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो अभी यहाँ पर थी प्रेजेंट, वो पीछे जाएंगी बैकवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएंगी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सिंपल सी बात है, रिलैक्स करेंगी, रिलैक्स अलाउइंग द रिब्स टू मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएं, जैसे हम नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम, जो स्टर्नम है वो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे एंड इनवर्ड, अंदर घुस जाएंगे। ठीक है जी, पहले ऐसे गए, उसके बाद अंदर घुस गए। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये पैसिव प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। सब अपना दोबारा से वही स्टेट में आ रहा है, तो क्या ही एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। डन। अब अगर मैं बात करूँ फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, वैसे तो ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, अब मुझे फोर्सफुली काम करवाना है, तो मुझे और ज़्यादा अंदर वाली मसल्स को कहना पड़ेगा कि भाई तुम काम करो, बाहर वाली मसल से अब नहीं होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, बट ये साथ में काम करेंगे। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, जो अंदर वाली मसल्स है अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब्स को डाउनवर्ड करेंगी एंड इनवर्ड। ठीक है, रिड्यूसिंग थोरैसिक वॉल्यूम, कम करना है थोरैसिक वॉल्यूम को, तो हमारी सिंपल सी बात है, जो हमारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे रिब्स को नीचे की तरफ लेके जाएंगी, अंदर की तरफ खींचेंगी। ठीक है, रिड्यूसिंग थोरैसिक वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक और जो एब्डोमेन की मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, एब्डोमिनल मतलब जो नीचे वाला हमारा एरिया है जहाँ हिप्स आ जाते हैं, तो वो वाली मसल्स भी काम करने लग जाएंगी। एब्डोमिनल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करके थोरैसिक वॉल्यूम कम करेंगी। सिंपल सी बात है, एब्डोमिनल मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, नॉर्मल बात है, थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगी उससे, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। और अगर फोर्सफुली कोई काम करवाना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई नॉर्मल काम चल रहा था, पैसिव प्रोसेस है, मतलब रिलैक्सेशन नॉर्मल हो रहा है, तो उसके लिए पैसिव प्रोसेस था। जो हमारे एक्सपायरेशन नॉर्मल हो रहा है तो वो पैसिव था, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट फोर्सफुली काम करवाना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एक एक्टिव प्रोसेस है ये। डन। बोला गया है ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम पर मिनट। 12 से 16 टाइम एक मिनट में हमारा एक ह्यूमन ब्रीद कर सकता है, मतलब इनहेल और एक्सहेल कर सकता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इन चीज़ों को। इनहेलेशन क्या होता है, डायफ्राम का फ्लैट होना। ठीक है, लंग्स के अंदर मैक्सिमम हवा भर जाना। कैसे होगा, क्योंकि हमें
प्रेशर को कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों प्रेशर को कम करना पड़ेगा? क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर लानी है हवा को, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी रिब्स को, हमारी बाहर की तरफ खींचेंगी रिब्स को, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। बाहर की तरफ खींचेंगे। अब एक्सपायर करना है तो भाई साहब चलो दोबारा आ जाओ वापस अपनी स्टेट पे, वापस आ गए अपनी स्टेट पे, डायफ्राम भी आ जाओ वापस अपनी स्टेट पे, ठीक है जी। एक एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी लेता है भाई साहब। इनहेलेशन का टाइम पीरियड क्या है? 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेशन भी हमने देख लिया, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है वापस अपनी जगह पर, ठीक है। पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। रिलैक्स अलाउइंग द रिब्स टू मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड। रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। करना प्रेशर के साथ है बट इनडायरेक्टली करना है, वॉल्यूम के थ्रू करना है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है जी। चलो ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी रिब्स को, नीचे की तरफ खींचेंगी, इनवर्ड्स खींचेंगी, ठीक है, रिड्यूसिंग थोरैसिक वॉल्यूम, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगी। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, थोरैसिक वॉल्यूम कम करेंगी। एक्टिव प्रोसेस है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 12 से 16 टाइम्स पर मिनट इनहेल और एक्सहेल करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आ गई होंगी ये चीज़ें जो भी था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो डीपीपी आज मिल जाएगी, दोनों लेक्चर्स की एक डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है जी। और अच्छे से रिवाइज कर लेना चीज़ों को। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब बायोबडी।